नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। 27 जनवरी 2026 का दिन यानी आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी के बाद आज भारत और यूएई ने मदर ऑफ ऑल डील्स पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच हुए इस ऐतिहासिक FTA ने 90% उत्पादों पर टैरिफ की दीवारें गिरा दी है। अब लग्जरी कारों का सपना सच होगा क्योंकि टैक्स 110% से घटकर महज 10% रह गया है। इतना ही नहीं, आपकी पसंद की चॉकलेट, पास्ता, ऑलिव ऑयल और फ्रूट जूस अब और भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर टैक्स 0 कर दिया गया है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक राजस्थान के युवाओं के लिए आज एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान युवा नीति 2026 को लागू कर युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत रोड मैप तैयार किया है। ये नीति केवल रोजगार तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, स्वास्थ्य, नेतृत्व, सामाजिक न्याय, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम क्षेत्रों को समेटे हुए है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि युवा केवल भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है। नई युवा नीति के तहत युवाओं को नेतृत्वकर्ता, जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाने का संकल्प लिया गया है। AI जैसी आधुनिक तकनीकों से लेकर योग, खेल और सांस्कृतिक विरासत तक ये नीति युवाओं को हर स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। देश भर के विश्वविद्यालयों में एक बार फिर उबाल है। वजह है UGC के लिए नया नियम, जिन्हें लेकर छात्रों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज इसी विरोध की सबसे तेज तस्वीर सामने आई लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जहां छात्र राजनीति से जुड़े संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े छात्रों ने एकजुट होकर UGC के नए नियमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पूरे कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। छात्रों का आरोप है कि UGC के नए नियम छात्र हितों के खिलाफ है और इससे न सिर्फ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी बल्कि आम और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और भी मुश्किल हो जाएगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन से फीस बढ़ने, कोर्स स्ट्रक्चर बदलने और शिक्षण व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इधर यूपी के बहराइच में भी परशुराम सेना प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने UGC को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने UGC रोल बैक की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जिस वर्ण समाज ने जनसंघ से लेकर भाजपा तक को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, आज उसी समाज के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि UGC अपने विवादित फैसले को वापस नहीं लिया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हमारी मांगे ये हैं, जिस तरीके से हमारे समाज ने, सवर्ण समाज ने भाजपा को
आगे बढ़ाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये भाजपा पार्टी बनाई गई। उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया गया और उन्हीं के समाज को इस समय इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि यूजीसी जो है ये कानून वापस किया जाए। अगर नहीं वापस होता है यूजीसी कानून तो आगे आपके संगठन का क्या कदम होगा? अब जो भी होगा, जैसे उग्र आंदोलन होगा, जेल भी जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मार भी खाएंगे, लेकिन इसको वापस करा करके तब। यूपी के अलीगढ़ में भी यूजीसी का विरोध हो रहा है। राष्ट्रवादी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया। हाथों में बैनर लिए और नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारों के साथ छात्रों ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की तानाशाही छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे और नारेबाजी के दौरान वहां पुलिस प्रशासन का एक भी नुमाइंदा नजर नहीं आया। कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील इलाके में प्रशासन की ये चुप्पी और अनुपस्थिति अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। इधर यूपी में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरोध में एक और इस्तीफा हो गया है। ये इस्तीफा दिया है अयोध्या जिले में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 5 पन्नों का रिजाइन लेटर लेकर तुरंत पद छोड़ दिया था। यही नहीं, शाम तक उन्होंने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया था। अपने इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार और यूजीसी को अहम मुद्दा बताया था। इधर कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिला कुरुक्षेत्र के युवा कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रधान राजेश पायलट ने इस मौके पर 12 कार्यकर्ताओं को युवा कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। इस दौरान जजपा जिला प्रधान कुलदीप जखवाला भी मौजूद रहे। युवा प्रधान राजेश पायलट ने कहा कि जजपा हरियाणा में मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है और अब युवा शक्ति को आगे आकर संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सभी युवा कार्यकर्ता एकजुट होकर 2029 में दुष्यंत सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। और आज हमारी युवा कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है, हमारे प्रधान जी श्री कुलदीप जखवाड़ा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश पायलट जी, हमारे प्रभारी भाई सूर्य प्रताप राठौर जी और हमारी पार्टी के सभी सीनियर नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कार्यकारिणी बड़ी ही अच्छे साथी चुनकर, जिन साथियों ने निरंतर पार्टी के साथ मेहनत की, पार्टी को मजबूत करने का काम किया और संघर्ष के समय जो हमारे साथ खड़े रहे, आज उन सभी साथियों को पार्टी ने तवज्जो दी है, उन्हें मान सत्कार दिया है, संगठन में उन्हें भागीदारी दी है और आने वाले समय में इस कार्यकारिणी को हम और बढ़ाने का भी काम करेंगे। जो साथी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं या पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर उसे और निरंतर मजबूती देने का काम करना चाहते हैं, हम उन साथियों को भी सम्मिलित करेंगे और उन्हें भी मान सम्मान देने का कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे प्रधान जी ने और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष ने, प्रभारी जी ने और हमारे सभी साथियों ने बताया है कि जो कार्यकारिणी बनी है और उसमें आपने देखा है और आपके पास वो लिस्ट भी आ जाएगी। हमने देश भर में आज बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रही। वजह रही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर की जा रही ऑल इंडिया बैंक हड़ताल। बैंक कर्मचारी 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।
इस कड़ी में अंबाला कैंट में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की अंबाला यूनिट द्वारा पंजाब नेशनल बैंक टिम्बर मार्केट के सामने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने इस आंदोलन में भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज की जो स्ट्राइक का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के फ्लैग के नीचे दिया गया है वो केवल मात्र 5 डे बैंकिंग को लेकर के दिया गया है। ये बैंकिंग इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा है जब एक इशू को लेकर के स्ट्राइक की कॉल दी गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 8 सालों से तकरीबन जो हमारी ये मांग चल रही थी 5 डे बैंकिंग की, जिसको हमारे 12वें बाइपटेट सेटलमेंट के नोट के बीच में माना भी गया। पहले ही 2 शनिवार जो ऑफ है तब हमें आश्वासन दिया गया था कि नेक्स्ट बाइपटेट के अंदर जो है बाकी 2 जो संडे हैं, सैटरडे संडे हैं, वो ऑफ कर दिए जाएंगे। इस बार ज्वाइंट नोट के अंदर इस बात को लिखित रूप के अंदर माना गया कि हम आईबीए के द्वारा कि हम इसको रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात होने के पश्चात हम इसको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर लागू करेंगे। इस दौरान बहुत सी बातें हुई कि जो टाइम हिमाचल की शिमला से खबर है जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी बैंक कर्मचारी और अधिकारी 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल की मुख्य मांग ये है कि बैंकों में सिर्फ 5 दिन की काम किया जाए। हिमाचल प्रदेश की 9 बैंक यूनियनों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। देश भर में लगभग 8 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र शर्मा, संयोजक यूनियन फोरम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ने बताया ये मांग 2015 से लगातार उठाई जा रही है। उस समय सरकार ने कहा था कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अन्य शनिवारों में भी पूरे दिन बैंक खुले रहेंगे। देखिए, जो ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, ये 9 संगठन पूरे हिंदुस्तान के, जिसमें 4 अधिकारी वर्ग के हैं और 5 वर्कमैन के हैं, और लगभग 8 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी अधिकारी आज देशव्यापी पूर्ण हड़ताल पर हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये 1 दिन की है, आज के दिन की है। जो आज की जो ये स्ट्राइक है हमारी, इसकी जो मुख्य मांग है वो मांग हमारी 5 डे बैंकिंग को लेकर के है। 5 डे बैंकिंग माने हमारी जो ये मांग थी, 2015 से हम इस मांग को कर रहे थे। वो हमारी 9th बाईपार्टेट सेटलमेंट की बहुत बड़ी मांग थी। 2015 में सरकार ने ये कह करके 2 जो हमारे सैटरडेज होते थे, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे, वो सरकार ने ये कहा कि अभी हम इनको फुल डे करेंगे, क्योंकि उससे पहले जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि बैंकों में सैटरडे हाफ डे होता था। तो हमने वो हाफ डे सरेंडर करके जो फ्राइडे और जो 4th सैटरडे और 2nd जो सैटरडे होता था, उसको सरकार ने घोषित फुल डे की हमारी छुट्टी घोषित की। लेकिन हमारी जो मांग थी वो वहीं की तस खड़ी थी। उसके बाद ये हमारी मांग आगे चलती रही। हर वेतन समझौते में ही हम इस मांग को उठाते रहे। बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए तो ये लंबित रही मांग। उसके बाद जब हमारा ये 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट की जब डिस्कशंस हुई, उसमें भी हमारी ये प्रमुख मांग थी। और बाईपार्टेट में 2023 में भी ये सहमति बनी, क्योंकि सरकार की तरफ से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो प्रतिनिधित्व करती है सभी बैंकों की, मैनेजमेंट उसमें होती है, और वो सरकार के इशारे पे नेगोशिएट हमसे करती है। क्योंकि बाईपार्टेट, जैसा आप लोगों को पता है कि सारी हमारी सेवा शर्तें बाईपार्टेट के थ्रू ही जो है हम लोग तय होती है, और वो 5 साल में एक बार वो समझौता होता है। तो उस में ये 2024 में ये हमारा जो एक जॉइंट नोट साइन हुआ था बिटवीन आईबीए एंड ऑल 9 यूनियंस, यूएफबीयू की सारी अधिकारी वर्ग की और 5 वर्गमनी, जैसे मैंने कहा था, उसमें साइन हुआ था। और ये कह करके आईबीए ने कहा कि ये जो हम आपकी मांग है इसको पुरजोर तरीके से हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। नहीं हुई है।
धौलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने के आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला मनिया थाना क्षेत्र की टांडा ग्राम पंचायत का है, जहां राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मन से बाबा साहब की तस्वीर हटाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने भारी रोष फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरस्वती माता की तस्वीर के पास रखी गई बाबा साहब की तस्वीर को जानबूझकर हटवाया गया, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। सरपंच धर्मेंद्र जाटव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल परिसर के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही बनिया थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालत को नियंत्रण में लिया। इसके बाद एसडीएम कर्मवीर सिंह और सीओ खलील अहमद मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक बातचीत की। मामला हुआ था कल, यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, पूरे विश्व में मनाया जाता है संविधान दिवस। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने में बाबा साहब की तस्वीर रखी हुई थी, तो जगदीश प्रसाद जैन प्रिंसिपल यहाँ का, उसने उठा करके फेंक दी। बड़ी अपराध किया था उन्होंने, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंची है। हमें आक्रोश है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम महोदय से, इनको प्रभावी तरीका से सस्पेंड किया जाए जगदीश प्रसाद को, और मुकदमा कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है। जब तक ये मांग हमारी स्वीकार नहीं हो जाएंगी, जब तक हो नहीं जाएंगी, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, सस्पेंड नहीं हो जाएगा। सूचना हमारे बच्चों द्वारा मिली थी। बच्चों ने हमको बताया था शाम को कि हमारे बाबा साहब को ऐसे अपमानित किया गया। ग्राम टांडा के अंदर ग्रामीणों की मांग थी कि 26 जनवरी के फंक्शन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ फोटो को हटा के और साइड में डाला गया, उसका अपमान किया। इस संबंध में जनता में आक्रोश था, वार्तालाप किया और निर्णय ये हुआ कि इस घटना के संदर्भ में FIR कर रहे हैं। जांच में जो दोषी पाया जाएगा तो सर कितने दिन का समय दिया सर? 10 दिनों तक। 10 दिनों तक। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिला कुरुक्षेत्र में आज सुबह से ही तेज बारिश देखने को मिली। वहीं आसमान में कड़कड़ाती बिजली ने लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। बारिश के चलते ठंड और ठिठुरन में इजाफा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण हरियाणा और दिल्ली NCR के ऊपरी इलाकों में बादल मंडरा रहे हैं। बीते 2 दिन से तेज धूप खिलने के बावजूद ठंड में कोई खास कमी नहीं आई है। पंजाब की पटियाला से खबर है, जहां 2 दिन से तेज धूप के बाद आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली है। काले बादलों के छाने के साथ लगभग 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। इस मौसम के बदलाव से न सिर्फ लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, बल्कि किसानों की मेहनत पर भी असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि के कारण गेहूं, सरसों, टमाटर, बैगन, गोभी और अन्य सीजनल सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान जगजीत सिंह और सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले बारिश से फसल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ओले गिरने से उनकी मेहनत बर्बाद जरूर हुई है। इसके अलावा मौसम में बदलाव के कारण ठंडी हवाओं के बहने से ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर से मौसम की खबर है, जहां कल रात से जारी ताजा बर्फबारी के चलते घाटी में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44, मुगल रोड, किश्तवाड़, अनंतनाग NH और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे समेत सभी प्रमुख राजमार्गों को एहतियातन पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
सड़कों पर फिसलन और खराब दृश्यता के चलते यातायात ठप है। वहीं बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण के अनुसार खराब मौसम और लगातार बर्फबारी के चलते रनवे फिलहाल विमान संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं मौसम के सुधार के बाद ही रनवे को सुरक्षित घोषित कर उड़ानें बहाल कर दी जाएंगी। लगातार बर्फबारी के कारण कुल 58 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें 29 आगमन और 29 प्रस्थान शामिल है। प्रशासन और एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई है। पंजाब के पटियाला से खबर है, जहां नाभा शहर में 5 से 6 अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उनके भाई को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान हेड कांस्टेबल अमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो नाभा के पोड़ा कॉलोनी के निवासी थे और पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक बाजार में लोहे की रॉड से अमनदीप सिंह को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उनके भाई नवदीप सिंह पर भी लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिनके सिर पर भी गंभीर चोटें आई है। नवदीप सिंह का इलाज नाभा के सरकारी अस्पताल में जारी है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस मुलाजम सीगा, सानू ਤਾਂ फोन आया कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਤਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਐਡੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਆਰੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਰੋਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰਤਾ ਐਡਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਲੱਭੋ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। हाँ, इसके मौत का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। बाकी तो इसके 2 वुंड दिख रहे थे छाती पे, दोनों तरफ चाकू से वार किया गया है। बाकी तो पोस्टमार्टम का पता लगेगा कारण क्या। 2 होल दिख रहे हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। ये आइडिया नहीं हो तो पोस्टमार्टम का पता लगेगा। हाँ, हमारे पास ब्राउड डेड आए हैं। ये अमनदीप सिंह नाम था इनका। हाँ, नवदीप सिंह नाम से एक भाई भी आया था। हाँ, जिसको भी सर पे चोट वगैरह आई है। उससे भी काफी स्टिच लगे। हाँ, टाके वगैरह लगे हैं। उसके 5 से 6 के राउंड लगे। सीरियस तो नहीं है? सीरियस वगैरह तो नहीं है, बस पर्चा वगैरह हुआ है उसका। एक ऑफिसर कॉलोनी पटियाला विखे एक कांस्टेबल अमन नाम का लड़का है, वो पोस्टेड है उत्ते सी। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਫਿਸਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। जम्मू के उधमपुर जिले में नेशनल हाईवे के पास जखानी चौक रोड पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बस, कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि वाहनों के परकच्चे तक उड़ गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई।
11 बजे तकरीबन हादसा हुआ है, जिसमें एक सिविल बस आ रही थी और एक ऑफ रोड गाड़ी खड़ी थी जिसको मिस्त्री ठीक कर रहा था। तो इस बस ने उस गाड़ी को टक्कर मारा, जिसमें वो मिस्त्री और उसका ड्राइवर वहीं कुचले गए और 2 सिविलियन खिड़की टूटने से नीचे गहरी खाई में चले गए, जिसमें एक सीआरपी का जवान था 52 बटालियन का, जो छुट्टी जा रहा था, तो उसकी भी डेथ हो गई। इस प्रकार से 4 की डेथ हुई है और चारों को सीआरपी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर उनकी डेड बॉडी निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दी है और अभी ड्राइवर की इसकी लापरवाही है वो अभी पुष्टि नहीं हुई। क्या कुछ और लोग भी इंजर्ड हुए हैं या सिर्फ यही 4 लोग? नहीं, इंजर्ड कोई नहीं हुआ, सिर्फ खिड़की टूटने से 2 जवान 2 सिविलियन नीचे गहरी खाई में गिरने से डेथ हो गई और 2 नीचे गाड़ी के कुचले जाने से हो गई। बजे के आसपास हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्सीडेंट खैरी के पास या 3rd बस्ती के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। तो ट्रैफिक पुलिस जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है तो पता लगता है कि यहाँ पे एक बस, डोडा बेस्ड जो बस है वो काफ़ी स्पीड में आ रही थी डोडा से जम्मू की तरफ। तो जैसे ही खैरी में पहुंची तो आगे से एक बाइक जो कि रॉन्ग साइड पे आ रहा था, तो इन दोनों के आपस में टकरा गए। तो बस स्पीड में थी एकदम, ब्रेक की वजह से उसका जो पीछे वाला सेफ्टी, ऐसे लगता है कि सेफ्टी वाला जो उसका दीवार था वो खुल गया और 2 आदमी उससे जाके नीचे गिर गए। तो टोटल जब हम पहुंचे यहाँ पे तो हमें 4 बॉडीज मिली हैं, जिसमें से जो क्रिटिकली इंजर्ड थी और उनको शिफ्ट कर दिया गया है मेडिकल अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में। बाकी अभी हम आगे पीछे देख पा रहे हैं कि अगर कुछ और कोई बॉडी जब तो नहीं है, यही चल रहा है अभी तक। सर क्या मानते हैं आपकी डेथ कितने लोगों की हुई है? अभी तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, 4 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, तो डॉक्टर से कंफर्म। जिला उधमपुर पर नेशनल हाईवे पर लगभग 3-4 किलोमीटर आगे श्रीनगर की तरफ नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हो रहा है। कई लोग घायल भी हैं। तस्वीरें आपके सामने नेशनल हाईवे पर एक डोडा से आ रही बस, एक टाटा मोबाइल और बीच में एक जो मोटरसाइकिल है वो डोडा वाली बस के नीचे जो है वो चला गया। ऐसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार आ रहा है, जबकि टाटा मोबाइल में सवार कम से कम 1 व्यक्ति की दुखद मृत्यु का समाचार जो है वो प्राप्त हो रहा है। कई लोग जो मनप्रीत में थे वह गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और उन्हें शिफ्ट भी किया गया है जिला अस्पताल उधमपुर में। हम आपको बताते चलें कि हाईवे पर लगातार बारिश हो रही थी और संभवतः कोई गाड़ी जो है वो अपना नियंत्रण खो बैठी है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। तुरंत जम्मू कश्मीर यूपी के कानपुर देहात से खबर है, जहां अकबरपुर कोतवाली की जैनपुर चौकी क्षेत्र में हुई लूट की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटना में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रदीप दीक्षित और निखिल यादव शामिल हैं। लूट की घटना में बुजुर्ग महिला की चेन भी बरामद कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लुटेरे पूरे मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं और मामले की आगे जांच जारी है। कानपुर देहात से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थानाध्यक्ष परवीन कुमार को ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में सांसद देवेंद्र सिंह भोले का पैर छूते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के मुताबिक ये घटना सिवली कोतवाली क्षेत्र की है। सांसद एक विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनकी जाने के दौरान इंस्पेक्टर ने वर्दी की गरिमा बोलते हुए उनके पैर छुए। इस वीडियो ने पुलिस की अनुशासन, मर्यादा और वर्दी की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भी भारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। प्रशासन ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।